फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। नए नए जिनका सिलेबस शुरू हुआ होगा उनको तो एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का होता है। नए नए बुक्स, मज़ा आ जाता है, नई नई कॉपियाँ मिलती हैं एकदम, उस पर एकदम फ्रेश फ्रेश फर्स्ट पेज तो एकदम चकाचक होना ही चाहिए। तो चलिए, फर्स्ट पेज के साथ साथ फर्स्ट चैप्टर भी एकदम चकाचक तरीके से आपको पढ़ लेना है। और फर्स्ट ही क्यों, सारे चैप्टर्स आपको एकदम बढ़िया से पढ़ लेने हैं। तो इसके लिए ही आप लोग मेरे चैनल पे आए होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिए इस चैनल पे आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा हिंदी में। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ज्योग्राफी का बुक क्लास 10 कंटेम्प्रेरी इंडिया, मतलब कि समकालीन भारत। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका ये चैप्टर 1 है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और उसमें अभी हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लैंड यूटिलाइजेशन। इसके पहले इसके जो लास्ट टॉपिक था वो था लैंड रिसोर्सेज, तो उसको मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद है ये लैंड यूटिलाइजेशन, जिसका कि मतलब होता है भू उपयोग। इसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। और हाँ, अगर अच्छा नहीं लगे तो भी आप डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप अपना कुछ कह सकते हैं, कुछ सजेशंस दे सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। तो कुछ यहाँ से शुरू होता है हमारा ये पैरा। मतलब मैं देखिए क्या करूँगी कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूँगी, उसका हिंदी समझाऊँगी। जो लोग मेरे चैनल पे मतलब पहले से आते हैं, देखते हैं मेरे वीडियोस, उनको पता होगा, लेकिन जो नहीं देखते हैं उनको अभी पता चल जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होते ही इसका नोट्स आएगा, फिर नोट्स से एक मतलब एक्सप्लेनेशन आएगा। समझ लीजिए अभी मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करती हूँ, कुछ दिन में नोट्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करके आप लोग को बता दूँगी, वो शॉर्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए तो वो देख के भी काम चला सकते हैं। वो एक ही वीडियो रहेगा, उसमें मेन चीज़ मैं समझा दूँगी, और वो नोट्स भी रहेगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। तो भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो नीचे कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, इनके लिए हम लोग लैंड का यूज़ करते हैं। तो पहला है फॉरेस्ट, यानी कि वन, सब कोई जानते हैं फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल। दूसरा क्या है, दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। तो इसमें पहला क्या है, बैरन लैंड और एंड वेस्ट लैंड, और दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो पहला है बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन मतलब क्या होता है, बंजर, और वेस्ट लैंड मतलब क्या होता है, मतलब कि जिस पे कृषि नहीं की जा सकती, उसको सीधे सीधे कहें तो कृषि अयोग्य भूमि। ठीक है। अब लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी कि गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे कि कुछ इमारतें बना दी गई, कुछ सड़क बना दी गई, उद्योग बना दिए गए, तो वो कृषि में नहीं प्रयोग लाई जा रही है, उस भूमि को कहेंगे लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अब है थर्ड है हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब परती भूमि, ठीक है, जिसपे कि अभी कृषि नहीं की गई है, खेती नहीं की गई है। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। ठीक है। तो इसमें पहला है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, यानी कि स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि। ठीक है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया। तो विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन जो भूमि है वही है। दूसरा इसका जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। और तीसरा है कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि कृषि योग्य बंजर भूमि, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, जो कि 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो जहाँ पे। चौथा है फैलो लैंड्स मतलब मैंने बताया परती भूमि होता है इसका हिंदी। करेंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी कि वर्तमान परती जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, उसको कहते हैं करेंट फैलो। और दूसरा है अदर देन करेंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, यानी कि वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती कह सकते हैं, जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। ठीक है। फिर फिफ्थ है नेट सोन एरिया, यानी कि निवल बोया गया क्षेत्र, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जहां जहां बुआई हुई है वही वाला क्षेत्र।
area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area। तो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमेशा एग्जाम में पूछ ही देता है, व्हाट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, तो इसको आप लोग को कर लेना है अच्छी तरह से याद। यहाँ पे इसका पूरा आप लोग को दिख रहा होगा, दिया हुआ है, तो ये आप लोग को अच्छी तरह से कर लेना है याद। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी कि भारत में भू उपयोग प्रारूप। The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population, density, technological capability, and culture and traditions, etc. तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको याद कर लीजिए। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। बहुत लोग जानते भी होंगे। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुली। मोरओवर, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है अभी। और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हो पाया है। यहाँ पे फिर से एक आप लोग के लिए एक्टिविटी आ गई है, इसको कीजिएगा आप लोग। ट्राई टू डू अ कंपैरिजन बिटवीन द 2 पाई चार्ट्स। फिगर 1.4 गिवन फॉर लैंड यूज एंड फाइंड आउट व्हाई द नेट सोन एरिया एंड द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैव चेंज्ड फ्रॉम 1960 to 61 to 2008 to 9 वेरी मार्जिनली। तो यहाँ कह रहा है, कि भू उपयोग के 2 वृत्त चित्रों यानी कि पाई चार्ट्स 1.4 जो दिया होगा आपको की तुलना करके पता लगाएं कि 1960 से 61 और 2014 से 15 के बीच जो नेट सोन एरिया है यानी कि शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है। तो ये आप लोग को पता करना है। ओके फ्रेंड्स, तो जो एक्टिविटी दिया हुआ है उसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, इसको आपके बुक में है ही। फिगर 1.4। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ इट। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। हेंस these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years, and if these are included in the net sown area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ हैं और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे नेट सोन एरिया यानी कि निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। The pattern of net sown areas varies greatly from one state to another। शुद्ध निवल यानी कि निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman and Nicobar Islands। तो पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। फाइंड आउट रीजंस फॉर द लो प्रोपोर्शन ऑफ नेट सोन एरिया इन दीज स्टेट्स। तो ये आपका काम है, करना क्या है कि इन राज्यों में नेट सोन एरिया यानी कि निवल बोए गए क्षेत्र में
के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को आपको पता लगाना है। Forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं। It was considered essential for maintenance of the ecological balance. The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depends upon it. वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses. Wasteland includes rocky, arid and desert areas, and land put to other non-agricultural uses includes settlements, road, railways, industry, etc. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. This in turn has serious repercussions on society and the environment. भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। अब है हमारा टॉपिक लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भूमि निम्नीकरण एंड कंजर्वेशन मेजर्स यानी कि संरक्षण के उपाय। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशंस टू। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. तो मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। At present there are about 130 million hectares of degraded land in India. तो इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। Approximately 28% of it belongs to the category of forest degraded area, 56% of it is water eroded area and the rest is affected by saline and alkaline deposits. तो इनमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% भूमि क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है, यानी कि सैलिन और अल्कलाइन डिपॉजिट्स के कारण वो भी affected है। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying too have contributed significantly in land degradation. तो कुछ मानव क्रियाओं जैसे कि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है, इंडिया वेस्टलैंड इन 2000। तो ये जो 28% आप लोग को दिख रहा है ये है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, ठीक है, सॉरी फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। ये 56% जो है ये वाटर इरोडेड एरिया है, ये 6% जो है ये है सैलिन अल्कलीन लैंड और ये 10% जो है विंड इरोडेड एरिया है। पाई चार्ट से ज़्यादा आसानी होते है समझने में। Mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। In states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation. खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। In states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing is one of the main reasons for land degradation. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना है। In the states of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, over irrigation is responsible for land degradation due to water logging leading to increase in salinity and alkalinity in the soil.
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जल क्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने यानी कि खड़िया मिट्टी को और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। It retards the process of infiltration of water into the soil after it settled down on the land. In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। There are many ways to solve the problems of land degradation. भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। Afforestation and proper management of grazing can help to some extent. वनारोपण और चरगाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। Planting of shelter belts of plants, control on overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation in arid areas. पेड़ों की रक्षक मेखला यानी कि शेल्टर बेल्ट, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। Proper management of wastelands, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and wastage after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. तो बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग को दिख रहा होगा वो है सॉइल एज ए रिसोर्स यानी कि मृदा संसाधन। सॉइल मतलब मिट्टी होती है, मिट्टी को मृदा भी कहते हैं, आप लोग जान लीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि मैं बोले जा रही हूँ एकदम शुद्ध हिंदी, आप लोग को समझ ही नहीं है कि यार किस चीज़ का हिंदी बोल रही है। तो सॉइल मतलब मृदा मैं बोल रही हूँ कब से। Soil is the most important renewable natural resource. It is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एक सॉइल प्रोफाइल का फिगर दिया हुआ है। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। तो ऊपर आप लोग फिगर में सॉइल प्रोफाइल देख ही रहे होंगे। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। तो मिट्टी एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. तो मिट्टी बनने की प्रक्रिया में उचावच, जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। तो बैकग्राउंड में आप लोग को थोड़ा बहुत व्हीकल्स का आवाज़ है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। जगह ऐसा कि मैं कुछ कर नहीं सकती, थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। सो हम लोग कहाँ थे? यस, various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glaciers, activities of decomposers etc. contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Soil also consists of organic and inorganic materials. तो प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन यानी कि टेम्परेचर चेंज, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मिट्टी बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मिट्टी में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मिट्टी जैव और अजैव दोनों प्रकारों के पदार्थों से बनती है, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स दोनों से मिलके बनती है मिट्टी। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soils of India are classified in different types.
तो मिट्टी बनने की प्रक्रिया में मिट्टी को, जैसे कि मैंने पहले बताया, मृदा भी कहते हैं। तो मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मिट्टियों के निम्नलिखित प्रकार हैं, यानी कि निम्नलिखित तरीके से भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसके नीचे का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं देखिए इसको पढ़ा तो दूंगी, बट क्या है कि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। चैप्टर इस वीडियो में ख़त्म हो सकता है, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा। मैं चाहती नहीं कि उतना लंबा जाए, और आप लोग के लिए भी बहुत बोरिंग हो जाएगा यार। तो ठीक है, क्या करते हैं कि 4 पार्ट में ही चला जाएगा अपना चैप्टर, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर में के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कुछ अगर डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। और हाँ, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, हैंड रिटन नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव सीरीज, सब कुछ आएगा। ठीक है, जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही आएगा, बिकॉज सब कुछ तैयार है, बस मैं कर रही हूँ कि चैप्टर ख़त्म हो जाए तो मैं उसको डाल दूँ फटाफट से। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।